नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। दबंगों से परेशान गरीब महिला पहुंची जिला कलेक्टर कार्यालय, आत्महत्या करने की मांगी इजाजत। दरगाह में शिव मंदिर मामले के मुख्य परिवादी विष्णु गुप्ता पर हुए हमले में जांच जारी, अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार। स्कूली छात्राओं ने बताया सड़क सुरक्षा के नियम कायदे, नियमों का उल्लंघन करने वालों से की समझाइश। पिछले 4 दशकों से चला आ रहा मामला आखिर सुलझा, अदालती आदेश पर कुड़की से मिला दरगाह कमेटी को दुकान का कब्जा। राजस्थान सरकार के आदेश पर हुआ विवाद, राशन आपूर्ति बंद न करने की उठाई मांग। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर जिले के पिसांगन थाना क्षेत्र के सरसड़ी ग्राम की महिला ने अपने परिजनों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दबंगों पर उसकी जमीन हथियाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने के लिए इजाजत मांगी है। ग्राम के पूर्व सरपंच पुत्र पर उसकी जमीन हड़पने की नीयत से उसे परेशान करने का आरोप लगा रही महिला ने प्रशासन से उसे न्याय दिलवाने की मांग की है। परेशान महिला ने बताया कि यदि उसे और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पूरे परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। कलेक्टर कार्यालय आई इस पीड़ित महिला ने बताया कि सरकारी योजना के तहत उसे पक्का मकान बनवाने का आश्वासन देने के बहाने उसकी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम में सिर्फ उसको ही भूमि से हटाने की कवायद बीडीओ भी कर रहा है, जबकि अन्य व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं सरसड़ी आया, मेरा नाम शारदा है। मैं जमीन का बारे में आया, हमारी जमीन को 40 साल कब्जो भी कब्जा ने सरपंच साहब को चोर भाटा पटक लिया, मैं हटवा दिया, पुलिस जांच कर ली, हटवा दिया। तो अब क्यों वे हटा ले हूँ, तो मैं जाके बीडीओ साहब को लिख कर दे दी। बीडीओ साहब को आया, बीडीओ साहब को क्यों भाई के अटू हट जा, मुँह क्यों नहीं हटू, गाँव का हटा जो मुँह हट जाओ, जब क्यों जमीन मारी है, मैं क्यों भाई जमीन थारी है तो कोई बात कौन, तू राग ले, गाँव ने हटा दे, मुँह हटा दे, कि तू ज़्यादा करे तो पुलिस में बंद करा दे, तो मुँह क्यों गाँव का हटा दे, मुँह हटा दे। अब ये तो गाँव का हट्टी 20-20 बीघा 40-40 बीघा हट्टी, तो मुँह 1 बीघू जमीन ही हटा दे, दूसरी मुँह नहीं हटू, आई मांगे मारी गाँव का हट्टी तो मुँह हटाऊँ, दूसरी नहीं हटूँ, दूसरी आत्महत्या करूँ, मारा टणकाई सुडाई तो आत्महत्या करूँ, जी को धनी मारो सरकार है, वो सरकार के पहले की सरकार लड़ रही हूँ, तो वो सरकार ही कारी मारो, बेस सरकार आगे मुँह नहीं चालू, ए न्याय दराज जान मुँह न्याय ले ले। आपके कितना बच्चे बच्ची है? मेरे 2 लड़का, बहू है, पोती है, 6 जी वहाँ में 6 मेंबर हैं। सरपंच के क्यों हो गए, आपका चयनित पास है, जब मकान को डेढ़ नींव खोद दी, क्यों हो गए रेगर का खाता में गिर गया। कलेक्टर साहब से की चीज की इजाजत लेवाना है उधर? हाँ, मैं कलेक्टर साहब का नया क्या लेवा? आज हाथ ले भाई, मैंने न्याय दराऊ, नहीं मिली तो तब ही कर ले, कोई बात नहीं, जी को धनी सरकार है, बस। ये मामला में पहले वो शिकायत करेंगे? शिकायत तो पुलिस में ही हो रही है, माँ कौन सा थाना में? पिसांगन थाना में। फिर क्या हुआ? पिसांगन थाना जांच करी तो क्यों भाई के थोड़े बेरू है माँ की है, ये पिताजी को 7 साल डाबा किया। कई मांग था कि ये बताओ तो कई चाहते हैं। अब मुँह कहीं नहीं सुन, जमीन गाँव की जाए, तुम्हारी जाती रही तो तुम्हारी जमीन रही, आई मांगे मन हटा बचा रहे नहीं जमीन रही नहीं, तो भी जमीन पर ही आत्महत्या कर ले, सरकारी गाड़ी आई लेके जाती रही। दरगाह में शिव मंदिर मामले के मुख्य परिवादी विष्णु गुप्ता पर 2 दिन पूर्व हुई फायरिंग मामले में पुलिस की जांच अब एफएसएल रिपोर्ट पर केंद्रित हो गई है। मामले में अतिरिक्त सावधानी और सजगता बरतती रही अजमेर पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी विष्णु गुप्ता कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और घटना की जाँच व अन्य तहकीकात के लिए गुप्ता का वाहन पुलिस की निगरानी में है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद गुप्ता के फोन को भी जाँच के दायरे में
लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर है और FSL रिपोर्ट के बाद ही जांच की दिशा में तेजी आएगी। देखिए, ये 25 तारीख को मॉर्निंग में हमें एक इत्तला मिली थी विष्णु शर्मा जी की तरफ से। तो उस इत्तला के आधार पे हमने एक FIR दर्ज करी थी गेगल थाने में। तो उसमें हमने जो टीम बना के लगातार इसमें अनुसंधान किया गया। तो अनुसंधान से हमारे अभी कुछ 2-3 तथ्य हमारे सामने आए हैं। पहला तो हमें ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया की फायरिंग हुई है, लेकिन इस संबंध में कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब FSL की रिपोर्ट आएगी। तो इसके लिए हम FSL जो है वो गाड़ी को भेज रहे हैं, जो विक्टिम है उनकी गाड़ी को FSL भेजा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो आशंका जाहिर की है कि भाई 2 बाइक सवार थे, तो उनके संबंध में हम लगातार जो हमारी CCTV फुटेज है उनको देखा जा रहा है, किसने रैकी करी, क्या करी, उनका पूरा शेड्यूल जो है वो देखा जा रहा है। उसके बाद ही और FSL की रिपोर्ट आने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। कोई क्लू मिला है? नहीं, अभी तक क्लू कुछ मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको वो चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो कोई कंफर्मेशन हो पाएगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी हमने फुटेज उनकी देखी है, जब से वो 2 दिन चूँकि वो यहाँ रहे, तब से हमने लगातार उनकी जो भी मूवमेंट है उनको हमने देखा है कि भाई कोई यदि उनकी कोई रैकी तो नहीं कर रहा। पूरा चीज़ अभी तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। सर, परिवारिक पक्ष के लोगों का ये आरोप है कि वो अंडर कस्टडी रखा हुआ है पुलिस ने। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है कि उनको अंडर कस्टडी रखा गया है। उनको लगातार हमारे साथ उन्होंने अनुसंधान में सहयोग किया और उनके बाद उनको रुखसत कर दिया। उनके मोबाइल की भी जांच होगी? बिल्कुल, उनके मोबाइल की भी हमने जांच करने के लिए रखा है। मोबाइल को भी हमने उसमें केस में लिया है, उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल परिवादी का है? फिलहाल परिवादी अपने घर दिल्ली पहुँच चुके, कल चले गए थे वो। उनको हमने 2 हमारी गार्ड हमारे कांस्टेबल के साथ में उनको घर छुड़वाया। इस मामले को लेकर क्या किसी एजेंसी का भी कोई हेल्प ली जा रही है, राष्ट्रीय स्तर की किसी एजेंसी? नहीं, अभी हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से कोई हेल्प नहीं ली जा रही। राजस्थान पुलिस इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा एवं जन जागृति मिशन के चलते सोमवार को अलवर गेट थाना इलाके में स्कूली छात्राओं ने सड़कों पर वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता के बारे में बताया। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं ने अलवर गेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मानव मृत्यु दर को कम करने और अमूल्य मानव जीवन को सड़क पर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी ने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अभी हमारा ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है जिसकी थीम है परवाह। तो इसके अंदर हम जगह जगह जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जो हमें सबसे बढ़िया तरीका लगता है जागरूक करने का और लोगों को इन्वॉल्व करने का वो है बच्चे। तो आज हमारे साथ सेंट मैरी स्कूल हमारे साथ में है। इनके ये सीनियर क्लासेस की लड़कियां हैं जो कि जो रूल वायलेट करता हुआ यहाँ से क्रॉस हो रहा है उन्हें वो रोक के नियमों की जानकारी दे रही है। इससे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं कि बच्चियाँ खुद भी अवेयर हो रही है, अपने परिवारजनों को भी जब ये घर जाएंगे तो अवेयर करेंगे, प्लस जिनको हम यहाँ पे रास्ते में रोक के अवेयर कर रहे हैं ये एक उसका एड ऑन है। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि यातायात के नियमों की पालन करवाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुहिम में स्कूली बच्चों का सहयोग लिया जा रहा है। 2 मोटिव हमारे पूरे कर रहे हैं। एक तो बच्चों को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि क्यों हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए, और बच्चों के माध्यम से हम जो यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं उनको भी संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक रूल्स है वो आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए है, इसलिए हमें उनकी पालना करनी चाहिए। सर्वधर्म मैत्री संघ के प्रकाश जैन ने बताया कि इस मुहिम में स्कूली बच्चों के आह्वान का बड़ा असर माता पिता और परिवारजन सहित आम वाहन चालकों पर पड़ रहा है। राज्य सरकार का बड़ा ही अच्छा स्लोगन आया इस बार, परवाह। सड़क सुरक्षा के माध्यम से हम खुद की भी परवाह करें और सामने वाले की भी परवाह करें। एक्सीडेंट कम से कम हो ताकि जो रेट ऑफ डेथ है इंडिया के अंदर 1.5 लाख जो प्रतिवर्ष एक आदमी एक्सीडेंट से मर जाते हैं वो कम से कम को, यही राज्य सरकार का संदेश है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यही जागरूकता अभियान के तहत हम लोग हैं। आज यहाँ पे RTO मैम सुमन भाटी जी हैं और जो CO ट्रैफिक हैं आयुष वशिष्ठ साहब, वो यहाँ पे उपस्थित है इस कार्यक्रम में। दोनों ही इस कार्यक्रम के मुख्य सरगना कमांडर्स हैं, तो दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं और बच्चों के माध्यम से ही हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। इस मौके पर कई वाहन चालकों को स्कूली बच्चों ने रोका और समझाइश कर उनसे हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने की अपील की, जिसे वाहन चालकों ने सहर्ष स्वीकार किया। अगली बार से लगाएंगे सर। और तो क्या है, बच्चों ने बताया ये इनका सर यहीं घर से निकले थे ना, अभी यहाँ पे नगरे पे जाना था इसलिए हेलमेट नहीं लगाया। पास ही था ना सर, इसलिए आलस कर जाते लोग बाग, तो वही है आदत।
सुधार ली जाएगी आगे से। हाँ हाँ बिल्कुल सर। दरगाह की संपत्ति पर पिछले लगभग 4 दशकों से काबिज दुकानदार को आखिर अदालती कार्रवाई के बाद खाली दुकान का कब्जा दरगाह कमेटी को सौंपना पड़ा। अदालत की टीम के साथ आए नाजिर ने पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच कब्जाधारी से कब्जा लेकर दरगाह कमेटी के असिस्टेंट नाजिम आदिल और उनकी टीम को सौंपा। अदालत के नाजिर ने बताया कि 1982 में आदेश के बाद मामला अन्य अदालतों में भी गया और आज अदालत के आदेश पर दुकान संख्या 37 को खाली करवाकर खाली दुकान का कब्जा दरगाह कमेटी को सौंप दिया गया है। न्यायालय है अजमेर नगर पश्चिम अजमेर में माननीय जज साहब MM चंदेल साहब ने इस दरगाह कमेटी की ये दुकान है, दुकान नंबर 37, उसको उसका कब्जा दरगाह कमेटी को दिलाए जाने के आदेश पारित किए। उसकी पालना में आज ये दुकान खाली कराई जाए। कितने सालों में? ये सन 1982 के अंदर आदेश हो गए थे, इसके निर्णय हो गया। फिर बाद में उच्च न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में काफ़ी ऑब्जेक्शन फाइल हुए। उसके बाद में 24/1 को जाके फाइनल ऑर्डर हुआ है। इसकी पालना में आज मैं पुलिस जाब्ता के श्री ओम प्रकाश जी, डिप्टी SP साहब, SHO कोतवाली साहब और मैं भारी पुलिस जाब्ता के साथ हम यहाँ उपस्थित होकर दुकान। सर कहाँ पर है ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने दरगाह कमेटी के ऑफिस के पास में दरगाह की प्रॉपर्टी है। दरगाह हाँ एक ही दुकान है, दुकान नंबर 37, जो इलेक्ट्रिक वजन काटा वाट के दुकान है। मैसेज विजय लक्ष्मी मार्केटिंग एजेंसी उसको खाली करवाई। खाली करने का नोटिस वगैरह दिया था? इनकी तरफ से लगातार जवाब पेश है, पैरवी की जा रही थी, इनको सब मालूम है। जी, दरगाह शरीफ की एक दरगाह कमेटी की संपत्ति है। यहाँ पे एक माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके तहत कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया है और ये दरगाह कमेटी की संपत्ति है, जिस पर आज कोर्ट की काफ़ी कार्रवाई की गई। कितने समय से कब्जा? ये 82 का एक मैटर चला था पेंडिंग, तब से ये है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है जिसमें 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों के राशन कार्ड को रद्द करने और उनकी राशन आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के विरोध में कई लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, जिनमें गरीब मजदूर भी शामिल हैं। इन लोगों का मानना है कि यह आदेश गरीब मजदूरों के लिए राहत नहीं देगा, बल्कि उन्हें और भी मुश्किल में डाल देगा। उनका तर्क है कि 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गरीब मजदूरों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहायता है। श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 250 रुपए, अर्ध कुशल मजदूरों को 330 रुपए और कुशल मजदूरों को 385 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन अगर सरकार अपनी ही गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है तो ये सवाल उठता है कि किसे श्रमिक माना जाएगा। इस आदेश के विरोध में कई लोगों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि यह आदेश वापस लिया जाए। राजस्थान सरकार ने आदेश पारित किया है कि 1 लाख से ऊपर जिसकी वार्षिक आय है उन सभी के राशन कार्ड ये बंद कर देंगे, उनके राशन की सप्लाई बंद कर देंगे। तो उसी के विरोध में हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि 1 लाख से ऊपर अधिक लोगों की आय है और अगर इनके हिसाब से माना जाए कि वार्षिक 1 लाख जिसकी आय होगी तो मंथली 8,000 और समथिंग कुछ रुपये होती है। तो 8,000 के अंदर एक छोटे परिवार को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन स्थिति है। इसलिए राजस्थान सरकार से हमने प्रार्थना की है कि साहब ये जो आप फैसला ले रहे हैं कि साहब इस निर्णय को आप वापस लें, ताकि गरीब मजदूर जो है उसको राहत मिल सके। और दूसरा, इन्होंने इनकी जो श्रम विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार भी इसमें अकुशल प्रतिदिन 285 रुपये इनकी गाइडलाइन है और अर्धकुशल की 330 है और कुशल की 385। इस गाइडलाइन के तहत भी अगर सरकार खुद की गाइडलाइन को नहीं मान करके इनको मजदूर नहीं मान रही है, श्रमिक नहीं मान रही है, तो फिर किसको श्रमिक मानेगी। इसलिए साहब से अनुरोध है, मुख्यमंत्री साहब से, कि अपना ये जो आदेश है इसको वापस लें। पहले किसी नाम की जी, किसको नाम की किसको देंगे ज्ञापन? मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देना था। अभी कलेक्टर साहब है नहीं, कलेक्टर महोदय है नहीं, तो साहब बोल रहे हैं कि जो अपने अतिरिक्त कलेक्टर साहब उनको दें। नाम आपका? ठाकुर लोकेश सिंह चौहान, क्रांति सेना दल। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान परिषद और इतिहास विभाग परिषद के द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सत्र भर में हुई शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर इतिहास विभाग की गीता शिवनानी और राजनीति विभाग की मीनू रॉय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज राजनीति विज्ञान परिषद और इतिहास विभाग परिषद के द्वारा दोनों विभागों में सत्र भर जो भी शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियां हुई है और उन गतिविधियों में जिन जिन बच्चों ने पुरस्कार जीते हैं उन सभी बच्चों को आज पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी प्रकार के पुरस्कार आज बांटे गए हैं। उसमें आज मेरी गुरु, दोनों गुरु, इतिहास विभाग की गीता शिवनानी जी
और राजनीति विज्ञान विभाग की मीनू रॉय मैम को हमने आज बुलाया है, क्योंकि मैं भी उनसे ही पढ़ा हूँ। हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे बच्चों को बताएं कि हमारे गुरु और शिष्यों की परंपरा कैसी है इस महाविद्यालय में, और इस परंपरा को देख करके हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। जो बच्चे जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजमेर के सोफिया कॉलेज ग्राउंड में छठी इंटरमीडिएट क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में दबंग पत्रकार और जर्नलिस्ट रॉयल्स की टीमें आमने सामने थी। मैच के दौरान दबंग पत्रकार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 162 रनों का लक्ष्य रखा। जर्नलिस्ट रॉयल्स की टीम ने इस लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन वह केवल 153 रन ही बना सकी और मैच 9 रनों से हार गई। इस जीत के साथ दबंग पत्रकारों ने खिताब भी अपने नाम किया। मैच के दौरान कई खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। इनमें संदीप ढाबाई को बेस्ट बैट्समैन, अशोक सिंह भाटी को मैन ऑफ द सीरीज, शुभम जैन को बेस्ट फील्डर और सीपी जोशी को बेस्ट बॉलर के पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर पर्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इसके अलावा कई वरिष्ठ जन और संयोजक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सभी मेरे पत्रकार मित्रों, अभिजीत जी, सीपी भाई, रब्बे को भाई, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। कई लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, तो कहेंगे बेटा आपकी बार आना, खबर तो वैसे पत्रकारों को लेकर आम धारणा ये है कि आपकी कलम में ताकत है, कलम चलाना आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि आप बल्ला भी बड़ी अच्छी तरह चलाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक स्तर भी बढ़ता है और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। आप सब पत्रकार मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जीतने वाली टीम को तो बधाई है ही, साथ ही सेकंड जो रही उसने भी बहुत अच्छा खेला। छोटी मोटी कमियां रही तो अगली बार सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि निरंतर अभ्यास तो है नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 6th इंटरमीडिएट क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024-25 का आज फाइनल मुकाबला जर्नलिस्ट रॉयल्स और दबंग पत्रकार के बीच में खेला गया। सोफिया खेल मैदान के अंदर ये आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि जो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत वो रहे। उनके साथ में अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा वो भी रही। उनके साथ ही साथ जो कॉलेज की प्राचार्य है सिस्टर पल वो भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इन्हीं के साथ हमारे कई वरिष्ठ जन और तमाम जो संयोजक थे वो भी हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे जो सपोर्टर थे वो भी यहाँ पे मौजूद रहे और सभी की उपस्थिति के अंदर फाइनल मैच मुकाबला यहाँ पे खेला गया, जिसके अंदर पहले टॉस जीत करके दबंग पत्रकार ने बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी चुनते हुए 162 रन का टारगेट दिया, लक्ष्य रखा। उसका सामना करने के लिए जर्नलिस्ट रॉयल्स खाली मात्र 9 रनों से पीछे रह गई और 9 रनों से मैच जो है वो छठी इंटरमीडिएट का खिताब जो है वो दबंग पत्रकार के द्वारा जीत लिया गया है, जिसके अंदर मैन ऑफ द मैच संदीप धावाई रहे हैं, बेस्ट बैट्समैन संदीप धावाई रहे हैं और मैन ऑफ द सीरीज जो है वो अशोक सिंह भाटी रहे हैं, बेस्ट फील्डर शुभम जैन और बेस्ट बॉलर सीपी जोशी जी रहे। और तमाम अतिथियों के मौजूदगी के अंदर पुरस्कार वितरण हुआ, तमाम संयोजकों को धन्यवाद दिया गया और कार्यक्रम का सफल यहाँ पे आयोजन किया गया। देखिए, इंटरमीडिएट प्रीमियर लीग का छठा संस्करण आज सोफिया कॉलेज के मैदान में फाइनल मुकाबले के साथ संपन्न हुआ है। फाइनल मुकाबला था वो दबंग पत्रकार की टीम और जर्नलिस्ट रॉयल्स के बीच में हुआ। बेहद रोमांचकारी इस मुकाबले में अंतिम ओवर तक ये मुकाबला पहुंचा और अंतिम ओवर की निर्णायक गेंद पर दबंग पत्रकार की टीम ने जो है ये खिताब अपने नाम किया और 9 रन से इस मुकाबले को जीता है। इसका मुकाबले के हमारे मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर की वंदिता राणा हमारे बीच मौजूद थी। सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर पर्ल हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी और हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जितने भी हमारे सहयोगी थे स्पॉन्सर्स के रूप में वो हमारे बीच में मौजूद थे, जिसमें आदिनाथ मेडिसिटी के संस्थापक हैं अमित शास्त्री, वो हमारे बीच में मौजूद थे। जगदम्बा प्रॉपर्टीज़ के संस्थापक हैं अमित भंसाली, वो हमारे बीच में मौजूद थे। खंडेलवाल स्वीट से हमारे साथ नकुल खंडेलवाल थे। बांके बिहारी गार्डन से हमारे साथ हिमांशु टाक साहब थे और तमाम जो स्पॉन्सर जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे इस टूर्नामेंट को जो हम पिछले लगातार 6 साल से करते आ रहे हैं इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने में हमारा सहयोग करते हैं। तमाम अतिथि हमारे बीच में मौजूद थे और विशेष सहयोग जो है सोफिया कॉलेज का रहा है, जिन्होंने हमें विषम परिस्थितियों में भी इस मैदान को उपलब्ध करवाया और हम इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाए हैं। विजेता टीम जो है दबंग पत्रकार वो इस छठे संस्करण की विजेता टीम रही है और इस टूर्नामेंट का आगाज दिसंबर महीने में हुआ था और प्रत्येक रविवार इस मैच को आयोजित किया गया।
दिग्गज टूर्नामेंट का शानदार आगाज विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से किया गया था, जहां पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना हमारे बीच में मौजूद रहे। इसके बाद हर रविवार को मैच हुए, वहां पर हमारे पास शहर के सभी जो सम्मानित प्रबुद्ध जन हैं उनका हमें सहयोग मिलता रहा, चाहे वो डेरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी हों, अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल हों, श्रीमान जिला कलेक्टर लोक बंधु हों। तमाम अतिथियों ने हमारे इस मीडिया के क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसका आयोजन मीडिया क्लब अजमेर की ओर से किया गया है, इसको काफ़ी सराहा। इन प्रयासों में आगे भी उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि वो जो है इसमें अपना सहयोग इसी तरह से देते रहेंगे। और जैसा कि पूर्व के मैच में कलेक्टर महोदय ने हमें कहा था कि जो भी फाइनल मुकाबला जीतेगी प्रशासन की टीम से उसका मुकाबला रखेगा, तो हम ये मैसेज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी देंगे कि अब दबंग पत्रकार की टीम के साथ जिला प्रशासन का अपना एक मैच बहुत जल्द हो। उसमें हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो प्रशासन की टीम बने उसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रहे, तो ये जो एक मैत्री भाव बना है ये जो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा। और इसी भावना के साथ तमाम जो मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, सभी साथियों का, सहयोगियों का, पत्रकार साथियों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत सम्मान से सम्मानित राजस्थानी, मायण एवं हिंदी भाषा में सिद्धहस्त वयोवृद्ध साहित्यकार, लेखक एवं कवि डॉक्टर विनोद सोमानी हंस के नए लघु कविता संग्रह महर के मोती राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के हाथों सोमवार को समाज को समर्पित कर दिया गया। डॉक्टर हंस के पुत्र सीए डॉक्टर श्याम कुमार सोमानी ने देवनानी को उनके अजमेर स्थित निवास पर पहुंचकर पुस्तक की प्रीति समाज को लोकार्पित करने के लिए प्रस्तुत की। प्रोफेसर देवनानी ने डॉक्टर हंस के संग्रह में प्रकाशित 267 लघु कविताओं के प्रति अपना रुझान दर्शाया और कहा कि 4-4 लाइनों की कविताओं के इस संग्रह में डॉक्टर हंस ने जीवन को साधने के बड़े बड़े संदेश दिए हैं। इन कविताओं में लेखक का उम्र भर का तजुर्बा साफ झलकता है और बदल रहे समाज के आचार विचार पर रचनाकार की गहरी नजर दिखाई देती है। समय के अभाव में जी रही नई पीढ़ी के लिए लेखक ने प्रेरणास्पद कविताओं से गागर में सागर भर दिया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर विनोद सोमानी राजस्थान के उन चुनिंदा साहित्यकारों में से एक हैं जिन्हें राजस्थान साहित्य अकेडमी ने वर्ष 2023-24 के अमृत सम्मान से नवाजा है। डॉक्टर विनोद सोमानी हंस की अब तक लगभग 40 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिनमें कहानी व कविता संग्रह, अनुवाद आदि शामिल हैं। नया लघु कविता संग्रह महर के मोती लेखक का 11वां काव्य संग्रह है। लेखक ने हिंदी और राजस्थानी भाषाओं में लिखे काव्य व कहानियों के जरिए अपने जीवन के अनुभव और चिंता को दर्शाया है। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग का प्रयास करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई जयलाल मीणा ने बताया कि पुष्कर रोड सी ब्लॉक निवासी शिल्पा वर्मा ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि वह अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए घर से निकली थी। इसी बीच 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसके सोने की चेन तोड़ ली, लेकिन सोने की चेन टूटकर उसके हाथों में ही रह गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 बदमाश बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू की, जिसके बाद एक आरोपी राजवीर उर्फ मनीष बंजारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर सामने आया कि वह दौराई का निवासी है, जो पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेरू महानगर और श्री माधव स्मृति सेवा प्रन्यास अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि आरएसएस का कार्य समाज के सहयोग से बढ़ रहा है और संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग एक साथ मिलकर चलेंगे तो देश का विकास होगा और देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत के राजाओं ने भी विदेशों पर हमला नहीं किया, लेकिन अपने देश पर हमला हुआ तो उसका जवाब सशक्त रूप से दिया। उन्होंने राष्ट्र की परिकल्पना को अंग्रेजों की देन बताने वालों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या इस संघर्षपूर्ण 100 वर्षों से पूर्व भारत नहीं था? क्या 1947 के बाद ही यह देश बना? उन्होंने इसे आरोप लगाने वालों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यह प्रचारित कर हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कुंभ में संघ द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम एक थाली और एक थैला है, जो इतने बड़े आयोजन में प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचा सकता है। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं इस मौके पर चित्तौड़ प्रांत के संघ चालक जगदीश सिंह राणा और विभाग संघ चालक मुकेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। गोष्ठी में आए सभी आगंतुकों का श्री माधव सेवा प्रन्यास के मंत्री खाजूलाल चौहान ने आभार व्यक्त किया। आज इतना अध्ययन हम अपने महापुरुषों का नहीं जानते, अपने संस्कृति का नहीं जानते, अपने देश की परंपराओं का नहीं जानते, उससे अधिक अंग्रेजों ने उस काल में किया और इसलिए वो जड़ में गए। तो उन्होंने कहा कि इनको यदि कमजोर करना है तो ये मिटे क्यों नहीं। तो लगा कि यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ के जीवन मूल्य हैं,
यहाँ के शिक्षण संस्थान है, धार्मिक स्थान है, सामाजिक व्यवस्था है, परिवार की कुटुंब की व्यवस्था है, इन सब के कारण से ये और ऐसे हैं। और इसलिए 1835 में एक नई शिक्षा नीति वो लेकर आए। वो आने के बाद में और धीरे धीरे ये प्रचलित होता चला गया। कई महापुरुषों ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ने, कि अभी ये जो नई बातें आई उसमें ऐसा लगता है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको यही सिखाया जाता है कि तेरा माँ बाप कुछ नहीं समझते, जो भी समझते हैं ये स्कूल वाले ही समझते हैं, यानी जो तेरे को सिखाएंगे वही सिखाएंगे। तो धीरे धीरे करके इन स्कूलों के माध्यम से फिर जो तुम्हारे ये दादा वगैरह कहते हैं ना, ये परंपराएं होती है, व्यवहार होती है, ऐसा करो वैसा करो, इसका मतलब ये दकियानुसी विचार के हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और उन्होंने भारतीय रूप में अनेक अंग्रेज पैदा करने शुरू किए। तो वो भी हम सारा इतिहास का हिस्सा उस दृष्टि से जानते हैं। तीसरी बात है वो है देश की एकता और एकात्मता। तो देश की एकता और एकात्मता के लिए काम करना। तो ये जितने भी भेद निर्माण किए गए हैं उन विदेशी षड्यंत्रकारियों ने, उन सब से देश को, जिसको कहते हैं ना सोशल हार्मनी, वो कितनी आवश्यक है आज के समय में। क्योंकि अलग अलग कोई भी आज संघर्ष करके या जीवित नहीं रह सकते। हमको लगता है कि नहीं हमारा समूह बड़ा है एक जाति का, हम तो उसके बल पर ही जी लेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आने वाला कल बड़ा भयानक है। इसलिए देश की एकता और एकात्मता ये बनी रहनी चाहिए। विविधता में एकता ये भारत की विशेषता है, हिंदू की विशेषता है, उसको भेद न माना है। भेद करके कौन प्रचारित कर रहा है तो उनको समझना चाहिए। महाकुंभ के मद्देनजर अजमेर से प्रयागराज के लिए रोडवेज की नई बस सेवा शुरू की गई है। इस बस सेवा के बारे में स्टेशन इंचार्ज रोमेश यादव ने बताया कि यह बस सेवा दैनिक आधार पर चलेगी और अजमेर से प्रयागराज के लिए 2-2 स्लीपर बसें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि बस का प्रस्थान समय अजमेर से 3:15 बजे होगा और यह बस 8:30 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं प्रयागराज से अजमेर के लिए बस का प्रस्थान समय शाम को 5:15 बजे होगा, जो 10:30 बजे के आसपास अजमेर पहुंचेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। इस चीज़ को लेते हुए आज अजमेर आगार की तरफ से अजमेर से प्रयागराज के लिए 2x2 स्लीपर बस अजमेर से प्रयागराज के लिए सेवाएं चालू की जा रही हैं, जिसका अजमेर से प्रस्थान समय रहेगा 3:15 बजे, जो कि सुबह 8:15 साढ़े 8 के लगभग प्रयागराज पहुँचेगी और पुनः प्रयागराज से शाम को 5:15 बजे प्रस्थान करके अजमेर 10:30 बजे के आसपास वापस अजमेर आगमन हो जाएगा इस गाड़ी का। और ये बस डेली रहेगी और 24/7 हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन चालू है और महिलाओं को इसके अंदर 50% का जो रियायत मिलती है उससे की रियायत भी इसमें दी जाएगी। और इस चीज़ को लेते हुए महिलाओं का जो किराया इसमें रखा गया है स्लीपर का, इसमें चेयर कार भी है और स्लीपर कार भी है। तो इसमें पुरुष का किराया रहेगा 1223 रुपये पुरुष का किराया रहेगा स्लीपर का, और महिलाओं का 1062 रुपये स्लीपर का किराया रहेगा। इसमें चेयर कार फैसिलिटी भी है इसके अंदर, वो 2x1 है, जिसके अंदर पुरुष का किराया रहेगा 1073 रुपये और महिला वर्ग का रहेगा 1012 रुपये। अच्छा, किस तरीके से बुक करना होगा, कौन सी साइट? इसको आप रोडवेज की ऑनलाइन साइट है RSRTC onlineticket.government.in पे आप जाकर के अपने गेस्ट यूज़र ID से आप इसको बुक कर सकते हैं। और वैसे हमारे यहाँ पे निगम परिसर के अंदर CBS पे 24/7 डेज़ आप कभी भी आकर के अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं इसको आकर के। और इसके अंदर यदि आप 10 दिन बाद की बुकिंग कराते हैं और रिटर्न टिकट कराते हैं तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो और अतिरिक्त बसें भी लगाओगे? हाँ, यदि बसों की और यात्रियों को देखते अगर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हुई और निगम रेडे के अंदर अगर हमारे को मुख्यालय से अगर हमारे को और सुविधा वाहन अगर हमारे को दे दी जाते हैं तो उसको भी हम चालू करेंगे इस बस को। अजमेर के भजनगंज स्थित चाणक्य चौक में आखिर पानी की समस्या का समाधान होने जा रहा है। आज अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने यहां 500 मीटर की पानी की लाइन का शिलान्यास 8 लाख रुपए की लागत से किया। इस क्षेत्र में लंबे समय से पानी की प्रेशर की समस्या थी और क्षेत्रवासी पिछले काफी लंबे समय से इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक से मिल चुके थे। आखिरकार विधायक अनीता बदेल ने क्षेत्रवासियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आज एक नई पाइपलाइन का शिलान्यास किया। चाणक्य चौक भजनगंज में आज 500 मीटर की पानी की लाइन का शिलान्यास किया गया है। यहाँ
पानी के प्रेशर की समस्या थी। कुछ समय पहले ही स्थानीय निवासियों द्वारा ये समस्या अवगत कराई गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और अब ये पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। एक लाइन पर ही पूरा एरिया डिपेंड था, अब 2 लाइनों पर एरिया डिपेंड होगा तो डिवाइड हो जाएगा प्रेशर और उससे एक कारण से प्रेशर बन जाएगा तो पानी की जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है उसका समाधान इसके साथ हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।